सुबह का समय था और दशाश्वमेध घाट पर हमेशा की तरह हलचल थी। बनारस के घाटों का यह नजारा देखने लायक था, जहां काम और मोक्ष एक साथ जिंदगी के साथ बहते हैं। घाट पर लोग गंगा स्नान कर रहे थे। धूप और चंदन का तिलक किए साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे। चारों ओर शंखनाद की मधुर आवाज से घाट गूंज रहा था। फूल बेचने वाले घाट के किनारे अपनी टोकरियां सजाकर बैठे थे। वहीं दूसरी ओर नाविकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो लोगों को गंगा की सैर कराने के लिए बुला रहे थे। लेकिन इस रोजमर्रा की चहल पहल के बीच आज कुछ अनहोनी की आहट थी। दशाश्वमेध घाट से निकलते ही रामू की फेमस मिठाई की दुकान थी, जहां से उन दोनों फॉरेनर ने आखिरी बार मिठाई खाई थी, जहां आज भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन ने थाने बुलाकर रामू की जांच भी की थी, मगर आज पुलिस उसकी दुकान पर पूरी टीम के साथ आ गई थी। लोग पुलिस की रेड देखकर घबराए हुए थे। जहां घाट पर हर दिन आस्था और श्रद्धा की धारा बहती थी, आज वहां तनाव का माहौल बन गया था। भीड़ धीरे धीरे पुलिस की तरफ इकट्ठा हो रही थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर आज ये रेड क्यों हो रही है। दशाश्वमेध घाट की शांति आज डर में बदल गई थी। गंगा किनारे की हवा पुलिस के आने के बाद घुटन से भर गई थी। लोकल लोग नाराज थे, खासकर जब उन्होंने देखा कि उनका जाना पहचाना मिठाई वाला रामू पुलिस के घेरे में है। पुलिस वाले रामू की दुकान पर घुसे। हर्षवर्धन ने बिना वक्त गवाए रामू से फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया। रामू, उन फॉरेनर की बॉडी में जहर मिला है, कुछ कहना चाहोगे? रामू गुस्से में था। कस्टमर के सामने पुलिस की रेड पड़ना उसकी दुकान के रेपुटेशन के लिए सही नहीं था। उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, साहब, मैं कौन सा जहर खिलाऊंगा अपने ग्राहकों को? सालों से बाप दादा ने यही दुकान चलाई, अब मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मेरी रोजी रोटी है ये, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? रामू का चेहरा लाल हो गया था, आंखों में आंसू आ रहे थे। दुकान की सालों पुरानी इज्जत पर आज दाग लग गया था। वहां खड़ी भीड़ ने भी रामू का साथ दिया। सबको विश्वास था कि वो मासूम है, लेकिन इंस्पेक्टर हर्षवर्धन के पास कोई और रास्ता नहीं था। जांच होनी थी और वो करना जरूरी था। हर्षवर्धन ने अपने कान में हाथ लगाया और फोन पर आदेश दिया और कहा, फॉरेंसिक टीम को अंदर भेजो, पूरी दुकान की जांच होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। अनीता, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, धीरे धीरे जांच शुरू करती है। उसकी निगाहें बारीकी से हर कोने को परख रही थी। हर एक मिठाइयों का सैंपल, खाने की हर एक चीज का सैंपल। तभी रामू हर्षवर्धन से बोल पड़ा, आप दोबारा बुलाते मैं पुलिस स्टेशन आता, मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे मेरी दुकान बंद हो सकती है। हर्षवर्धन उसकी बात से बिल्कुल सहमत था। उसने समझाते हुए कहा, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। 2 लोगों की जान चली गई है, उनकी बॉडी में जहर कहां से आया ये तो पता लगाना है। पुलिस का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। जांच तो होनी ही थी। अब यह मामला बड़ा इशू बन गया था। रेयर पॉइजन का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था। अनीता जी रसोई के हर एक मसाले और हर एक फूड आइटम की जांच कर रही थी। काफी देर से उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। हर्षवर्धन को चिंता हो गई कि अगर यहां कुछ नहीं है तो फिर जहर आया कहां से। हर बार जब वो एक कदम आगे बढ़ते, कुछ न कुछ उलझने सामने आ जाती। ये केस दिखने में ओपन एंड शट लग रहा था, मगर था नहीं। चौक के इलाके में भीड़ का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। हर कोई पुलिस की तरफ सवाल भरी निगाहों से देख रहा था। हर जगह बस एक ही सवाल था, कहां से आया ये जहर? हर्षवर्धन ने रामू को अपने सामने बिठाया और कुछ सवाल किए। हर्षवर्धन ने पूछा, रामू, मुझे बताओ कि तुम्हारा कोई दुश्मन, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? रामू ने हर्षवर्धन की ओर सोचते हुए देखा और कहा,
साहब, मैं एक मामूली इंसान हूँ, ना मेरी कोई दुश्मनी है, ना ही किसी से लड़ाई। मैं बस अपना काम करता हूँ। सुबह घर से चाबी लेकर दुकान आना, दिन भर दुकान में काम करना और रात होते ही घर चले जाना, यही रोज का काम है। रामू की आवाज में तकलीफ थी, जो इज्जत पे दाग लगने के बाद महसूस होती है। यह दर्द उस खड़ी भीड़ तक पहुंच रहा था। सबको यकीन था कि वो बेकसूर है। हर्षवर्धन के मन में उलझने बढ़ रही थी। एक के बाद एक हर रास्ता बंद हो गया था। उसके दिमाग में तुरंत कोई बात आई। उसने अपनी टीम को कहा कि यहां जितने भी लोग काम करने वाले हैं सबको बुलाओ। रामू की दुकान बड़ी थी, इसलिए लगभग वहां 30 का स्टाफ था। एक बार तो हर्षवर्धन को लगा कि इतने लोगों से पूछताछ करना यहां कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने फिर भी उनसे सवाल पूछे और आवाज तेज करते हुए कहा, क्या आप सभी लोग दोनों दिन दुकान पर मौजूद थे? उनकी मौत जहर से हुई है। क्या आप लोगों को कुछ भी पता है कि जहर कहां से आया होगा? हर्षवर्धन उनसे सवाल तो पूछ रहा था, मगर वो जानता था कि ऐसे कुछ भी सामने नहीं आने वाला था। एक साथ 30 लोगों से पूछताछ कैसे की जा सकती है? हर्षवर्धन ने एक आखिरी बात उनसे कही, जब तक इस केस की जांच चल रही है, आप में से कोई भी शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी टीम से कहा कि इन सभी की आईडी का नंबर नोट कर लो और जितने स्टाफ दोनों डेथ के दिन मौजूद थे उन सब के नाम नोट करो। अगर कोई छुट्टी में है तो उसकी भी आईडी दुकान के मालिक रामू से लो और जल्द से जल्द उनको थाने आकर मिलने को कहो। हवलदार ने हर्षवर्धन की बातों को नोट किया और तुरंत काम पर लग गया। हर्षवर्धन एक भी सुराग नहीं छोड़ना चाहता था। बनारस की एक फेमस दुकान जिसमें रोज हजारों लोग आकर अपना पेट भरते हैं, उस पर सवाल उठना मतलब हजारों लोगों के विश्वास पर सवाल उठना है। मगर सवाल तो उठ चुका था। वहीं भीड़ के लोकल लोग जो रामू को सपोर्ट कर रहे थे, भीड़ में खड़े टूरिस्ट, उनका विश्वास इस दुकान से उठ रहा था। जिन लोगों के हाथ में नाश्ते की प्लेट्स थी, उन लोगों ने तुरंत डस्टबिन में फेंक दी। बाहर से आए लोग तो कहीं और भी अच्छी दुकान में खा सकते थे, यहां खाकर मुसीबत मोल लेना किसको मंजूर था? रामू हर्षवर्धन के सामने बैठा रो रहा था। सालों की गुडविल आज मिट्टी में मिल रही थी। हर्षवर्धन को भी यह बात बुरी तो लग रही थी, मगर वो कानून के हाथों मजबूर था। वो बस अपना काम कर रहा था। बनारस का होने के नाते वो भी जानता था कि दुकान बहुत पुरानी है, लोग बहुत अच्छे हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। हर्षवर्धन दुकान से बाहर जाने के लिए उठा और बगल में बैठे रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत रखिए। बाहर मेला लग चुका था। लोगों के बीच में हर्षवर्धन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में भी बहुत सवाल थे। दुकान की जांच के बाद उसे कुछ ठोस नहीं मिला था। हर्षवर्धन को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अपनी गाड़ी में उदास बैठा वो भीड़ की तरफ देख रहा था। पुलिस की टीम भी धीरे धीरे सबूत लेकर गाड़ी में बैठ रही थी। तभी भीड़ से एक आदमी हर्षवर्धन के नजदीक आता है और उसके कानों में धीरे से कहता है, सर, मैंने एक अजीब आदमी को देखा था। मौत से पहले वो यहाँ घूम रहा था। घूमते तो काफी लोग हैं, मगर उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। हर्षवर्धन का ध्यान, जो कि अभी भीड़ में खोया था, एकदम से उस आदमी पर टिक गया। उसका चेहरा देखा हुआ नहीं लग रहा था। बोलने के तरीके से तो बनारसिया ही लग रहा था। मुंह में पान और हाथ में चूने की डंडी, ऊपर पीला कुर्ता, नीचे सादी धोती। कुर्ते पे पान का दाग भी था। हर्षवर्धन ने एक ही झटके में इतनी सारी चीजें देख ली। उसने तुरंत उस विटनेस को गाड़ी में बैठने को कहा। जल्दी गाड़ी में बैठो। पुलिस के हाथ जैसे चिराग लग गया था। भोले ने प्रार्थना सुन ली थी। एक नई दिशा मिल चुकी थी। लेकिन क्या ये सही बोल रहा है या फिर गोला खाकर आया है? सवाल तो था, मगर हर्षवर्धन उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। बनारस की गलियों में चल रहे इस केस का रहस्य अभी और गहराता जा रहा था। कौन था वो संदिग्ध व्यक्ति? क्या इसने सच में कातिल को देखा था? इस मौत के पीछे किसका चेहरा था? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे क्राइम फाइल से के अगले एपिसोड में। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य आपको क्राइम से रूबरू करवाना है, ताकि आप क्राइम से बचे भी रहें और जरूरत पड़ने पर किसी को बचा भी पाएं।